कहकर आदित्य निराश होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य की बहन राधा उसे देखकर बोली, क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर आज फिर उदासी क्यों है? अरे उदासी नहीं होगी तो और क्या होगा। अरे बहन, तेरे विवाह का समय नजदीक है। ऊपर से गांव में सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे राज्य का राजा 20 वर्ष पहले लापता हुई अपनी पुत्री के वियोग में अब तक डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है पगला गया है राजा ही। अरे जिस राज्य का राजा ही पगला जाए, जनता क्या करेगी फिर? मेरे ऊपर तो ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, भंडार है मुसीबतों का। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इतना कहते ही आदित्य की पत्नी आरती मुस्कुराते हुए वहां आई। हाथ पैर धो लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने गरम गरम खाना बनाया है, खा लीजिए। मैं जानती हूँ खाली पेट आपको गुस्सा बहुत आता है। आरती की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराया और हाथ धोने चला गया। उधर राजा विक्रम बूढ़े हो चुके थे और वो अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी वहाँ राजगुरु पहुँचे। महाराज, इस घटना को 20 वर्ष बीत चुके हैं। अब आपको समझना चाहिए कि आपकी प्रजा दुख और सूखे की मार झेल रही है। आपको उन पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, अगर हमारा कोई पुत्र होता तो हम अपनी गद्दी उसे सौंप देते। हम किस बात के राजा हैं? बताइए राजगुरु, हम किस बात के राजा हैं? हम अपने इकलौती पुत्री को भी नहीं बचा पाए। अरे हम तो कहते हैं धिक्कार है ऐसे राजा पर। और आप भी राजगुरु, आप तो अपनी चमत्कारी शक्तियों का बड़ा दम भरा करते थे। अरे 20 साल हो गए, 20 साल। आज तक आप कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज धैर्य रखिए। मायावी पेड़ का रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसका रहस्य खुलेगा। कितना धैर्य रखूं? 20 वर्ष से धैर्य ही रखकर बैठा हुआ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि अगले जन्म तक मैं धैर्य बनाए रखूं? बताइए। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन हरियापुर गांव का शंभू नाम का लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की मधुर आवाज टकराई। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद तुम बहुत ही थक जाते होंगे। शंभू जैसे ही पीछे पलटा तो एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी मिली। वो जंगल में घूम रही थी। अरे कौन हो तुम? मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। पर पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम रहती कहाँ हो? मेरा घर वहीं है। शंभू ने देखा कि सामने एक रास्ता था जो मायावी जंगल का था। ओह, पर वहां से तो मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। ये सारी दंत कथाएं हैं। मायावी जंगल जैसा कुछ नहीं होता। मैं तो बचपन से वहीं पर रहती आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर देख सकते हो। मेरे माँ बाप वहीं पर रहते हैं। शंभू गहरी सोच में डूब गया और उसने मन ही मन कहा, लड़की की बातों से लगता है कि वो सही कह रही है। क्यों ना एक बार इसके घर जाया जाए। भविष्य में अगर भूख प्यास लगी तो कम से कम एक ठिकाना बन जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर शंभू सुंदर लड़की से बोला, आओ। देखो ठीक है, चलो तुम्हारे घर घूम आते हैं। जब पास में है तो चलने में क्या दिक्कत है। चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाती हूँ। शंभू लड़की के साथ जंगल की गहराई में चला गया। आसपास सन्नाटा पसरा था। बाप रे, यहाँ तो कोई झोपड़ी या घर है नहीं। सुंदर लड़की एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा करके बोली, मेरा घर उसके पीछे है। अचानक सुंदर लड़की ने शंभू का हाथ पकड़ लिया और उसे वृक्ष के निकट ले गई।
अगले ही पल वृक्ष से तेज रोशनी निकल आई और सुंदर लड़की व शंभू वृक्ष के अंदर समा गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शाम के समय हरियापुर गांव की सीमा पर विमला नाम की स्त्री बैठी थी। तभी गांव का मुखिया आया। अरे विमला, तुम शाम के समय गांव की सीमा पर क्यों बैठी हो? आप तो जानते हैं मेरे पति शंभू लकड़हारे हैं। वो रोज शाम से पहले घर आ जाते थे, पर अभी तक नहीं लौटे। मेरा मन अनहोनी आकांक्षाओं से धड़क रहा है। तभी एक और लकड़हारा आया और मुखिया से बोला, अरे हाँ, मैंने देखा कि शंभू लकड़ियां काट रहा था। पीछे एक सुंदर लड़की आई और शंभू से बात करने लगी। फिर वो सुंदर लड़की उसे मायावी जंगल की ओर ले गई। मैंने शंभू को बहुत आवाज लगाई, ए शंभू मत जा मत जा, लेकिन धात तेरे की उसने एक्को आवाज ना सुनी मेरी। ऐसा लगा मानो शब्द उसके कान तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर शंभू वापस नहीं आया। काफी दिन बीत गए पर शंभू वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे हरियापुर गांव के अन्य लकड़हारे भी लापता होने लगे और जब भी कोई गायब होता तो यही खबर आती कि उसे एक सुंदर लड़की के साथ देखा गया, जिसने उसे जंगल में ले जाकर फिर वापस नहीं आने दिया। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। एक दिन मुखिया चौपाल पर इस विषय पर चर्चा कर रहा था। आदित्य वहां पहुंचा। देखिए, हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। गांव के कई निवासी गायब हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अब चर्चा करने से कुछ नहीं होगा मुखिया जी। हमें राजमहल जाकर राजा विक्रम से दो टूक बात करनी होगी। या तो वो राजपद त्याग दें या फिर अपनी प्रजा पर ध्यान दें। ऐसे पत्थर की मूरत बनकर रहने से क्या होगा? हमारे यहाँ से कई लोग गायब हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए भला। शांत हो जाओ आदित्य, शांत। वैसे तुम ही कई बार राजा विक्रम के पास जा चुके हो। तुम अपने गांव की समस्या लेकर अब एक बार फिर से क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, कल मैं अपनी बहन के कुछ आभूषण बनवाने के लिए राज्य जाऊंगा। वहीं पर राजा विक्रम से भी बात करूंगा। ठीक है। अगले दिन आदित्य अपनी बहन राधा को लेकर बैलगाड़ी से राज्य की ओर रवाना हो गया। अब बैलगाड़ी जंगल के पास पहुंची तो अचानक बैल बेकाबू हो गए और मायावी जंगल की ओर भागने लगे। आदित्य ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, पर बैल नहीं रुके। राधा डर गई। भैया, ये क्या? बैल तो बेकाबू होकर किसी दिशा में दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी के सम्मोहन में हो। कुछ ही देर में बैल मायावी जंगल के घने वृक्ष के सामने रुक गए। तभी एक लड़की की आवाज आदित्य और राधा के कानों में टकराई। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। अचानक वृक्ष से तेज रोशनी निकली और वही सुंदर लड़की बाहर आई। उसने तुरंत राधा का हाथ पकड़ लिया और राधा को वृक्ष की ओर खींच लिया। रोशनी फिर प्रकट हुई और लड़की राधा को लेकर वृक्ष के अंदर गायब हो गई। हाँ, राधा राधा राधा! पर चारों ओर सन्नाटा ही छा गया। आदित्य बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं क्या बोलूं, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई और मैं कुछ न कर पाया। कुछ देर रोने के बाद आदित्य उठ खड़ा हुआ। वो वृक्ष की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, देख, तू चाहे जैसा भी मायावी वृक्ष हो, पर मैं अपनी बहन इतनी आसानी से तेरे हवाले नहीं करूंगा। मैं उसे खींचकर यहाँ से वापस लेकर आऊंगा। तभी आदित्य के कानों में एक आवाज टकराई। इतना आसान नहीं है। अगर तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो, तभी अपनी बहन को इस मायावी वृक्ष के अंदर से ला सकते हो।
और इन रहस्यमयी घटनाओं को रोक सकते हो। आदित्य जैसे ही पीछे पलटा तो एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। तुम कौन हो? समझ लो, मैं तुम्हारी मददगार हूँ। लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी आंखों के सामने इस वृक्ष के अंदर से रोशनी फूटी और एक लड़की बाहर आई, जिसने तुम्हारी बहन को वृक्ष के अंदर खींच लिया।